शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु, मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य आप अगर आप चाहते हैं सर, प्लीज। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2 माननीय सर, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर, ऑफ है सर। नो सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूँ मुझे ये करना है सर, वो देखो आगे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। বিরোধী দলনেতা হিসাবে তার দ্বিতীয় ভাষণেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে আপনি যেই দলকেই সাপোর্ট করেন না কেন, আপনি রাহুলকে ভালোবাসেন বা তাকে অপছন্দ করেন, যাই করেন না কেন, এখন থেকে আপনি তাকে ইগনোর করতে পারবেন না। একের পর এক তার আউট অফ দ্য বক্স ভাষণে সোজাসুজি বিজেপির হিন্দুত্বকেই চ্যালেঞ্জ করতে দেখা যাচ্ছে রাহুল গান্ধীকে। এবারের বাজেটের ভাষণেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কয়েকদিন আগের বাজেটের পরেই অষ্টম শ্রেণীতে শেখা A+B² সূত্রটা খুব ভাইরাল হয়েছিল, যেখানে A² + 2AB + B² এর 2AB-কে নীতিশ এবং নাইডুর জুড়ি বলে কটাক্ষ করতে দেখা গিয়েছিল অনেককেই। তবে বিরোধী দলনেতা হিসাবে বাজেটকে নিয়ে তার ভাষণে রাহুল নতুন দুটি টার্ম A1 এবং A2-কে আবিষ্কার করলেন। এই A1 এবং A2 কারা হতে পারে আপনারা ভাবতে থাকুন, এটির উত্তর ভিডিওটিতে একটু পরেই আসবে। তবে এক বছর আগে পর্যন্ত যেই বিজেপিকে অন্তত হিন্দুত্ব নিয়ে কোনো পার্টি টক্কর দিতে পারবে না বলে ভাবা হতো, এমনকি বিরোধীদেরকে দেখেও মনে হতো যে তারা হিন্দুদের ভোটকে আকর্ষণ করার জন্য বিজেপির নকল করার চেষ্টা করছে, সেই বিজেপির থেকেই 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের পর রাহুল গান্ধী তার ভাষণের মাধ্যমে হিন্দুত্বের রাজনীতি করার একচ্ছত্র অধিকারকে কেড়ে নিতে চাইছেন। যদিও বিরোধী দলনেতা হিসাবে তার প্রথম ভাষণে বিজেপির নেতারা হিংসা এবং ভয় ছড়ায় বলে মন্তব্য করে তারা প্রকৃত হিন্দু নয় বলে আখ্যা দেওয়ায় বিজেপির তরফে রাহুল গান্ধীকে ঘেরার চেষ্টা করা হলেও তেমন লাভ হয়নি। शिवजी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है। এবার বিজেপিকে ঘিরতে রাহুল নিয়ে এসেছেন মহাভারতের কথা, এবং এমনভাবে নিয়ে এসেছেন যা বিজেপির নেতারাও হয়তো ভাবতে পারেননি। তাই মিনিস্টার অফ পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স কিরেন রিজিজুকে কয়েকবার উঠে উঠে রাহুলকে সংসদের আইন কানুনের ব্যাপারে অবগত করিয়ে তার মন্তব্যকে মাঝে মাঝেই খণ্ডন করতে দেখা গেলেও এই চক্রব্যূহের মন্তব্যের কোনো জবাব পাওয়া গেল না সংসদে উপস্থিত কোনো বিজেপি নেতা নেত্রীর কাছ থেকে। পরবর্তীতে নিশ্চয়ই কোনো রিপ্লাই দেওয়া হবে। রাহুল যেটা বলেছেন সেটা সত্যি কিনা এটি তার ভাষণের সেই অংশটুকু শোনার পর বিশ্লেষণ করব। আগে তিনি কি বলেছে শুনুন। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने
चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। গুগলে যদি আমরা চক্রব্যূহ অর্থ লিখে সার্চ করি তাহলে আমরা দেখব উইকিপিডিয়া অনুসারে চক্রব্যূহকে পদ্মব্যূহ বলা হয়। চক্রব্যূহ বা পদ্মব্যূহ হলো সামরিক গঠন যা শত্রুদের ঘিরে ফেলার জন্য ব্যবহৃত হয়। হিন্দু ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ্য ভিত্তিক এই মহাযুদ্ধ মহাভারতে চিত্রিত। এরপর তিনি বলেন বর্তমানে বিজেপিতে তৈরি করা চক্রব্যূহকেও 6 জন মানুষই কন্ট্রোল করে। এরপর তাদের নাম বলতে গেলেই মাননীয় স্পিকার সংসদের আইন কানুনের ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের নাম নেওয়া থেকে তাকে বিরত থাকতে বলেন। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। मैं माननीय स्पीकर सर, एक मिनट, होल्ड ऑन स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य आप अगर आप चाहते हैं सर, प्लीज। मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर, अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ। नो सदस्य, मैं 3 ही नाम यूज करूँ। नहीं माननीय सदस्य, सिर्फ अदानी और अंबानी। क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य एक मिनट सर माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। हाँ। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूँ उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूँ, कोई और नंबर आपके माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। सर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आक्रमण करते हैं आपको अलाउ किया है क्या? उद्योगपति के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये है सदन की मर्यादा। हरियाणा के आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए हैं उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, आपसे मेरी ये अपेक्षा है आपसे। आप सदन, एक मिनट प्लीज। आप सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए
आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? एक स्पीकर सर ये जो लोग, ये दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो भी बोल दो सर। इनके पास राजस्थान वाला भी बोलो सर। इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज No, I'm not giving. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. प्रधानमंत्री को I'm not yielding. राज्यसभा में बोले दिया, लोकसभा में बोले दिया। I'm not yielding. Sit down. आप I'm not yielding. बातें करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आप, आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसा नहीं चलता है। देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है। ऐसा नहीं होता है। स्पीकर सर मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है। मैं समझता हूं, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर। मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर he is permitted. Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. आपके Please do it again, sir. Please do it again. I give you the space. मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था, फिर शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री जी व्यवस्था तहत मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया। ये नियम होता है। अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, एक मिनट, वो यील्ड करना एक परंपरा है। No, there's no परंपरा. You don't yield. The Prime Minister does not yield. मैंने व्यवस्था तहत सर उन्होंने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया। सर एक राउंड, एक मिनट स्पीकर सर मैं स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ। बिल्कुल सही बोला आपने कहा मैं मैंने यील्ड नहीं किया। मैंने जबरदस्ती नहीं बोला। आप बोल रहे हो। मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया। आप बोल रहे हो। स्पीकर साहब ने मेरा नाम लिया। बोल रहे हो। आपने यील्ड नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे।
ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है राहुल जी। প্রথমে তো তিনি নাম না নেওয়ার কথা বলেও নাম নিয়েই নেন, তারপরে সংসদে A1 এবং A2কেও নিয়ে আসেন। রাহুল হয়তো জানতেন যে তাকে সংসদের নিয়মকানুন নিয়ে অবশ্যই ঘেরা হবে এবং তাই তিনি আগের থেকেই প্রস্তুতি করেই হয়তো নিয়ে এসেছিলেন A1 এবং A2কে। তিনি জানতেন তার ভাষণের পর ওই 6 জনের নাম নিয়েও সংবাদ মাধ্যমে হইচই হবে, তাই ভাষণের পর তিনি তার এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে এই ছবিটি পোস্ট করেন। এখানে 6 জনকে দেখা যাচ্ছে, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, অজিত দোভাল, আম্বানি, আদানি এবং RSS প্রমুখ মোহন ভাগবত। এরপর তিনি তার ভাষণে চক্রব্যূহকে টেনে এনে সরকারকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘেরার পাশাপাশি পেপার লিক এবং এডুকেশন বাজেটে 20 বছরের সবচেয়ে কম দেশের GDP 2.5% দেওয়া নিয়েও কটাক্ষ করেন। पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया? जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, GST से, और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, 10 साल में 70 बार हुआ है सर। तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। এরপর তিনি অগ্নিবীরের ইস্যু সংসদে ওঠান এবং কৃষকদের সাথে তাকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন। কিছুদিন আগেই কৃষকদের একটি ডেলিগেশন ওনার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, কিন্তু যতক্ষণ উনি সাংবাদিকদের নিয়ে সেখানে যাননি ততক্ষণ কৃষকদেরকে ওনার সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। নেতা বিপক্ষের কাজ কি বলুন দেখি? শুধুই কি সরকারের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া, নাকি তার সাথে সাথে সরকারকে এটাও স্মরণ করিয়ে দেওয়ানো যে লোকতন্ত্রে নির্দিষ্ট কোনো দলের সরকার সাময়িক সময়ের জন্যই আসে? এটাও সরকারকে টাইম টু টাইম মনে করিয়ে দেওয়া। কোনো লোকতন্ত্রে সরকার সর্বদা পরিবর্তনশীল। সরকার পক্ষকে এটি বোঝাতেই হয়তো ইন্ডিয়া জোটের সরকার এলে কৃষকদের লিগ্যাল MSP দেওয়ার কথা আবার ঘোষণা করে দেন তিনি। दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने
अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर जो अन्नदाता हैं वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे दो। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो सर, आप, एक मिनट, हाँ चलिए, चलो मैं आपको फैक्ट बताता हूं सर, जो मुझे एक सेकंड, हाँ बता, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। स्पीकर सर, फार्मर्स का डेलीगेशन, नहीं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं जो मुझे मालूम है। स्पीकर सर, मैं आपको बताता हूं। बैठिए। स्पीकर सर, हुआ क्या, वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज, नो प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। नंबर 1, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और हाँ, और आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं थी। कोई बात नहीं। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। এরপর তিনি সোজা মধ্যবিত্তদের কথায় চলে আসেন এবং এই বাজেটে ইন্ডেক্সেশন বেনিফিটকে তুলে নেওয়া এবং লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন এবং শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স বৃদ্ধির সমালোচনা করেন। বাজেট সম্পর্কে খুব সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষদের জন্য একটি বিস্তারিত ভিডিও আমি আগে বানিয়েছি, আপনারা চাইলে সেটি দেখতে পারেন। ভিডিওটির লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব। তিনি এও বলেন যে যেই মধ্যবিত্তরা প্রধানমন্ত্রীর কথায় থালা বাজিয়েছেন, ফোনের আলো জ্বালিয়েছেন, তারাই এই বাজেটের ফলে ইন্ডিয়া জোটের দিকে চলে আসবে। এরপর তিনি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে কটাক্ষ করে বলেন যে ভারতের বাজেট তৈরি করার জন্য যেই 20 জন অফিসার দায়িত্বে ছিলেন তাদের মধ্যে শুধুমাত্র 2 জনের, একজন সংখ্যালঘু এবং একজন ওবিসি, এবং তাদেরকেও ফটোতে কোথাও রাখা হয়নি। রাহুল যে এভাবে এই টপিকটি তুলে আনবেন এটি নিশ্চয়ই অর্থমন্ত্রীও ভাবতে পারেননি। এছাড়া রাহুলের জাতি জনগণনা নিয়ে ভাষণ দেওয়ার সময় অর্থমন্ত্রী হাসছিলেন, তখন তিনি সেটিরও প্রতিবাদ জানান। অর্থমন্ত্রী হয়তো ভেবেছিলেন যে রাহুলের এই ভাষণকে সিরিয়াসলি না নিয়ে এটির গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারবেন, তবে সরকার পক্ষেরও এখন বুঝতে হবে যে রাহুল গান্ধী এখন বিরোধী দলনেতা এবং তার ভাষণকে অবশ্যই সরকারকে গুরুত্ব সহকারেই দেখতে হবে। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को, अच्छी बात बोल रहा हूं सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले
प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। स्पीकर सर, देश में अब ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर, ये फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर ऑफ है सर। नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपकी। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने।
कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं, इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे सर। मैं, अरे सर, इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए, सर, तो जो पद्मव्यूह वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो, हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেল জ্ঞান ইন শর্টকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। ধন্যবাদ।